हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का फिजिक्स क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूं, उसमें मैंने एमसीक्यू और वीएसए को डिस्कस किया था, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। आज है पार्ट 2, उस क्वेश्चन का मैं सॉल्व करूंगा। जो लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए पहला पार्ट आप लोग देख लेंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बोल देता हूं कि जो जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको मैं ऑलरेडी अपने चैनल में डिस्कस कर चुका हूं और जो आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, उसको मैं डिराइव नहीं कराऊंगा। जो जो नया नया क्वेश्चन है, जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आज सॉल्व कराऊंगा। वो मैं बोल दूंगा, क्वेश्चन कराते टाइम मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। और पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ पार्ट 2 का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, उस डिस्क्रिप्शन से आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो जो बच्चे 2025 में एचएस देंगे, उन लोगों के लिए भी एक थोड़ा सा सीख होगा कि ये जो क्वेश्चन लेवल था, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल हार्ड टू मॉडरेट लेवल था। बहुत हार्ड भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो डील कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा पहले से प्रिपेयर होकर रखिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इधर उधर था इस बार। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे, अभी मेरे पास क्वेश्चन का पीडीएफ है, तो मैं भी करूंगा ग्रुप सी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ गया पहला क्वेश्चन? ग्रुप सी नहीं, पहले मैं ग्रुप बी डिस्कस करूंगा। सी क्या बोला, पहले ग्रुप बी, जो कि है हम लोग का 2 into 5। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन 3 का ए। क्या बोला है? 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेम द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, गिव रीजन टू द चॉइस। तो इस कौन से मटेरियल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है? ये दो तो मेटल है, कॉन्स्टेंटल और मैंगनीन। ये दो तो मटेरियल्स है जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है और ये टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस उतना वेरी नहीं करता। मैं फिर से बोल देता हूं, इसमें यूज किया जाता है कॉन्स्टेंटल और मैंगनीन। इन दोनों में से किसी से भी हम लोग बना सकते हैं। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड देयर रेजिस्टेंस डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये इसका और का अगर क्वेश्चन देखें, इसके साथ जो और का ऑप्शन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड keeping the terminal potential difference constant and terminal potential difference of the conductor is doubled keeping length constant। तो इसके लिए पहले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने का टाइम बार बार बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने पूरा एक्सप्रेशन डिराइव किया था, बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए आ चुका है। तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिजिक्स विद साइन, मेरे इस चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा पूरा डिराइवेशन है, तो मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है E/2m into tau, where E is electric field, T is average reaction time, M is mass। तो Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके साथ मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा? Vd हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू V/L, इलेक्ट्रिक फील्ड V/L। तो मैं उसको अगर पुट कर दूं यहाँ पर E/2mL इंटू टाउ। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, व्हाट विल बी इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। तो नंबर 1 बोला है, लेंथ को बोल दिया है डबल्ड कर देगा और v को बोला है कांस्टेंट। तो क्या होगा, देखिए, अगर v कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं प्रोपोर्शनल टू 1/L, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो अभी L को डबल किया है तो क्या होगा, Vd हाफ हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, इफ लेंथ इज डबल्ड तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी हाफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी हाफ, ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ बोला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डबल कीपिंग लेंथ कांस्टेंट। अभी बोला है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड कीपिंग लेंथ कांस्टेंट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी डबल होगा और लेंथ हमारा क्या होगा,
कांस्टेंट बोला है तो क्या होगा, हमें पता है VD प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगा। तो देयरफॉर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डबल्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल्ड हो जाएगा, समझे। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वाला इजी क्वेश्चन था, तो उतना हार्ड भी क्वेश्चन है, मैंने बोला कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड था लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी था। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर ये आप लोग को नहीं पता था तो ये ऑप्शन का क्वेश्चन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बार बार पढ़ने का टाइम आप लोग को बोला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर तो आ ही चुका है, तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना बोला है, 200, एंड रेडियस 0.2 मीटर, रेडियस क्या बोला है 0.2 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 14 एम्पियर, 14 एम्पियर करंट फ्लो करता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला है, P = NIA, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, जहां पर A क्या है, एरिया। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा पहले। एरिया का मतलब क्या है, पाई r स्क्वायर, तो 22/7, r क्या है 0.2 इंटू 0.2 मीटर स्क्वायर, ये वाला है हमारा एरिया। तो इसको अगर हम लोग इधर बिठा देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, n क्या है 200, I कितना है 14, एरिया कितना है 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो 7 2 = 14 हो गया। तो देखिए पॉइंट है, कट जाएगा, तो क्या होगा 4 इंटू 22 इंटू 4, देखिए 4 22 इंटू 4, क्योंकि 0 0 हो जा रहा है, तो क्या होगा 4 इंटू 88, दैट इज 4 × 32 352, 4 × 32 332 352। यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसके लिए एम्पियर, इसके लिए मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, 352 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस, हाउ आर इंफ्रारेड रेड्स प्रोड्यूस। इंफ्रारेड रेड्स कैसे प्रोड्यूस होता है, इंफ्रारेड रेड्स प्रोड्यूस होता है जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, ड्यू टू हीट सप्लाई। तो इंफ्रारेड रेड्स जब प्रोड्यूस होगा, हीट सप्लाई मतलब जब आयोनाइजेशन होता है। इंफ्रारेड रेस क्या कब होता है, जब, मैं सिर्फ आंसर आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोगों को बुक में भी अवेलेबल है। तो जब आयोनाइजेशन होता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ से हमारा आयोनाइज होता है, उस आयोनाइजेशन से इंफ्रारेड रे प्रोड्यूस होता है। तो इस वेव को हीट वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब किसी चीज़ से पास करता है उसका क्या होता है, उसमें से उसका क्या होता है, उसमें हीट जनरेटेड होता है, इसलिए उसको हीट वेव्स बोलते हैं। ईजी पता है। इसके साथ पहला वाला 5 का पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, थ्योरी पढ़ाने का टाइम में मैंने डिस्कस किया था, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। 5 का और का क्वेश्चन भी बुक में मिलेगा, मैं थोड़ा कर देता हूँ। 5 का और वाला क्वेश्चन तो आप लोग देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन वैक्यूम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ये कौन से चैप्टर से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से है। तो सब क्या क्वेश्चन है, इसका सिमिलर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया था। तो सबसे पहले वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो ग्राफ कैसा होगा देख लीजिए, ऐसा टाइप का ग्राफ बोला है। ऐसा टाइप का ग्राफ बोला है। इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या है, ये सब है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल दो, ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे साथ थोड़ा फॉलो कीजिए, आप भी ड्रॉ कीजिए। ये वाला देखिए, ऐसा करके एक ग्राफ है। मैं एक दूसरा कलर का पेन से करता हूं तो देखिए समझ पाएंगे। अगर थोड़ा डायग्राम थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा टाइप का थोड़ा डायग्राम होगा। तो इसका जो हमारा होगा ये कुछ इस तरह का होगा। समझ पा रहे कैसे हो रहा है।
ऐसा टाइप का होगा। तो ये क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया है, ये पहले रिप्रेजेंटेशन है, अभी क्या क्वेश्चन दिया है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी था, जो 1:1 जो आंसर था। तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, E/B, E0/B0, 1/1। तो रेशियो क्या हो गया 1:1। तो पहले वाला का आंसर ये वाला हो गया, ये एमसीक्यू में तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके साथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, तो देख पा रहे हैं प्रोपेगेशन और एक्स एक्सिस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, वाई एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसका डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख पा रहे हैं कहाँ पर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस। टोटल जा रहा है एक्स एक्सिस के बराबर, लेकिन ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये वाला भी बुक का क्वेश्चन है, आप लोग को कहाँ पर मिलेगा, ये आप लोगों को रेडिएशन मतलब आप लोग का जो न्यूक्लियर पार्ट है वहाँ पर मिल जाएगा ये चीज़। ऑलरेडी क्वांटम थ्योरी का उधर जो न्यूक्लियर डीके, रेडियो एक्टिविटी डीके, उधर आप लोग को ये मिल जाएगा, बुक का क्वेश्चन है इजी। स्पेस वेव प्रोपागेशन किसे कहते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था, मैंने जब कम्युनिकेशन पढ़ाया था स्पेस वेव प्रोपागेशन, तो उसको मैं थोड़ा अगर बोलूँ, स्पेस वेव प्रोपागेशन कुछ भी नहीं है, जो हमारा हाई रेंज का फ्रीक्वेंसी का जो वेव ट्रेवल करता है ट्रोपोस्फियर के अंदर, उसे बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपागेशन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है 7। हाँ, तो याद आ रहा है कि नहीं, देखिए मैंने स्पेस वेव पढ़ाया था, कहाँ पर, स्पेस वेव प्रोपागेशन। जो प्रोपागेशन कहाँ होता है, विद इन 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, द प्रोपागेशन दैट ट्रेवल्स विद इन 20 किलोमीटर, मतलब रेंज बहुत ही शॉर्ट होता है। द प्रोपागेशन in which the waves travel very short range, that is 20 kilometer above the surface, 20 किलोमीटर above the surface, उस टाइप के प्रोपागेशन को बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपागेशन। दैट टाइप ऑफ प्रोपागेशन इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपागेशन। और ये प्रोपागेशन कहाँ होता है बोलिए तो, ये प्रोपागेशन हमारा ट्रोपोस्फियर रीजन में ही होता है। दिस propagation takes place within troposphere, मतलब क्या बोल रहा हूं, ये अगर आप लोग का अर्थ सरफेस है, ये ट्रोपोस्फियर है, तो ऐसा करके जो प्रोपागेशन होता है दिस इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपागेशन। ऐसा करके ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होगा, तो दिस इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपागेशन। इसके साथ क्या क्वेश्चन है, why it is limited to small distance over earth surface, तो इसी के साथ इसका आंसर है। तो इसका वेवलेंथ हाई है ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी रहता है। इट्स रेंज इज वेरी लो, फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी its range is very low। इजी आंसर, ये भी इजी है। तो देख पाने कितना हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही है। इसके साथ जो ऑप्शन का क्वेश्चन है, ये जो मैथमेटिक्स दिया है, ये तो और भी इजी है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर आप लोग का ऑलरेडी आ चुका है, द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5 किलोहर्ट्ज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेशन दैट कैन बी अकोमोडेटेड विद इन 100 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों का फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। नंबर ऑफ स्टेशंस का मतलब क्या है, टोटल बैंडविड्थ बाय क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, टोटल बैंडविड्थ बाय
हमारा जो 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है मैं पहले नोट डाउन कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया है, हमारा जो मैक्सिमम बैंडविड्थ या बैंडविड्थ दिया है 100 बोला है किलो हर्ट्ज, और हमारे पास क्या मेंशन है, हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 5 किलो हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ स्टेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेशंस क्या होगा, फॉर्मूला पुटिंग पढ़ाई का टाइम बार बार बोला था, बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय क्या, बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन सामने एक तो 2 मल्टीप्लाइड होगा, बोला था पढ़ाने का टाइम, सामने एक तो 2 मल्टीप्लाइड होगा, तो इसको करने से और भी इजी। तो बैंडविड्थ कितना दिया 100, 2 इंटू 5 दैट इज 100 बाई 10 दैट इज 10 स्टेशंस, दैट इज 10 स्टेशंस। तो इसका आंसर होगा 10 स्टेशन। समझे, इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है कंफ्यूजन में। तो बैंडविड्थ हो गया हमारा कितना 10 स्टेशंस। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, derive the expression for electric field intensity and potential at any point along the axial line of electric dipole। ये तो बुक में है, मैंने डिराइव भी करवाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स में, तो ऑलरेडी है, कोई भी चिंता का बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्ट इन डाइपोल मोमेंट। तो ठीक है, ये भी बुक में है, टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, बार बार प्रूव हुआ है टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये प्रूव ऑलरेडी हो चुका है, वेरी गुड। तो अभी 9 का क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस डिपेंड्स। कैपेसिटेंस पढ़ाने का टाइम किया था, उसका भी आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा, बुक में भी अवेलेबल है। मेरे चैनल का कैपेसिटेंस का जो पहला लेक्चर था उसी में मैंने डिस्कस किया था इसको। 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर रेगुलरली मेरे लेक्चर्स फॉलो करते थे, आई होप आपका एग्जाम अच्छा ही गया है। तो उसके बाद देखिए 9 का और, ये वाला मैथमेटिक्स कर देते हैं। 9 का और क्वेश्चन तो आ ही चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, ग्रुप सी। तो क्या दिया है क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के ऊपर आ ही चुका है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 300 माइक्रोफेराड, क्वेश्चन है 9 का और, कैपेसिटेंस क्या है 300 माइक्रोफेराड दिया है, इस कनेक्ट चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ कितना 200 वोल्ट्स आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ। तो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग क्या हो रहा है, डिस्कनेक्टिंग जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को डी बोलते हैं, तो डी क्या हो जाएगा d/2 हाफ हो जाएगा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट अल्फा बाई d, where alpha is the area of the plates and d is the distance between them। तो सबसे पहले मेरा कैपेसिटेंस कितना, इधर कैपेसिटेंस c इतना है, तो मेरा कैपेसिटेंस चेंज होगा कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट अल्फा बाई d/2 ये हो जाएगा। तो 2 एप्सिलॉन नॉट अल्फा बाई d दैट इज 2 इंटू सी, दैट इज 2 इंटू दिया के 300 था, दैट इज 600 माइक्रोफेराड। तो मेरा सी डैश कितना हो गया 600 माइक्रोफेराड, ये मेरा सी डैश हो चुका है, समझे। तो पहले जब बिफोर डिस्कनेक्टिंग हमारा कितना चार्ज स्टोर था, तो चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर Q इक्वल्स टू क्या है CV चार्ज। तो इनिशियल चार्ज कितना है, C कितना है 300 इंटू 200, दैट इज 300 इंटू 200, तो क्या हो जाएगा 600 या 6 इंटू 10⁴ माइक्रोकूलम, इतना चार्ज स्टोर है। यही चार्ज क्या होगा, यही चार्ज डिस्कनेक्टिंग के बाद रहेगा, तो यही चार्ज डिस्कनेक्टिंग के बाद, तो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V डैश क्या हो जाएगा, यही चार्ज तो यही रहेगा। चार्ज एक कैपेसिटर, देखिए एक कैपेसिटर एक पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, तो जब तक कनेक्टेड है प्लस माइनस, यहाँ पर तो चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है इस प्लेट में चार्ज,
मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर तो मेरा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जब मेरा इसको हटा देंगे, मैं जब डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो मेरे इसके अंदर का तो चार्ज तो वही रहेगा, सिर्फ आस्ते आस्ते चार्ज कमेगा, आस्ते आस्ते चार्ज रिड्यूस करेगा, तो इनिशियल चार्ज तो यही रहेगा। तो क्या होगा, चार्ज Q बाई सी डैश। Q कितना है 6 × 10⁴ माइक्रोकूलम, और अब सी डैश कितना निकला, सी डैश निकला हमारा 600, मतलब 6 × 10² माइक्रोफैरड। तो क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल 6 कट जाएगा, दैट इज 100 वोल्ट्स हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला था, देखिए पहला क्वेश्चन बोला था फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये 100 वोल्ट्स हो गया। एंड द एनर्जी व्हाट बोलो, चेंज इन एनर्जी स्टोर इन इट, तो चेंज इन एनर्जी, तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग चेंज इन एनर्जी करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी कितना था, इनिशियल एनर्जी हाफ CV², तो हाफ C कितना है 600 V माइक्रो फेराड, तो 10⁻⁻⁶ V², V कितना था सॉरी 600 के, इनिशियल तो मेरा 300 था, इनिशियल कैपेसिटेंस तो 300 था, पोटेंशियल कितना था 200, तो 200 × 200, तो देखिए क्या होगा 2 × 100, तो क्या हो रहा है, तो 3 × इधर एक तो 2 है, तो 3 × 6, इधर 1 2 3 4 5 6, तो कट गया, तो क्या 6 जूल हो रहा है 6, तो E1 क्या हो गया 6 जूल, E2 क्या होगा हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, दैट इज हाफ C डैश कितना है मेरा निकला है C डैश, दैट इज 600 10⁻⁻⁶, V डैश स्क्वायर, V डैश कितना निकला 100, तो 100 × 100, तो देखिए क्या होगा, इधर मेरा 2 × 3 = 6, तो 300, तो देखिए क्या होगा 300 0 0 0 0 0 0, तो सिर्फ क्या हो रहा है 3 जूल हो रहा है। तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा, चेंज इन एनर्जी दैट इज E1 माइनस ऑफ E2, दैट इज क्या होगा 6 - 3, दैट इज 3 जूल्स। तो ये चेंज इन एनर्जी हमारा हो गया कितना 3 जूल्स। तो 9 का, और ये क्वेश्चन भी इजी था, क्या हार्ड लग रहा है मुझे नहीं पता, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन बेस ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग का क्या था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। हो गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये तो मैंने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया था वहां पर बार बार एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोगों को करवाया था, उसको ऑब्टेन करके एक सोलेनॉइड का μ0 Ni मैंने कराया था, ये भी आ चुका है। तो ये तो आप लोग का हो जाएगा, इसके साथ सोलेनॉइड का क्वेश्चन हो गया। 11 का क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स में है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ अगर भूल गए, ये भी डिस्कस हुआ था, कहाँ पर हुआ था 11 का, ये मेरा जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 11 का क्वेश्चन आ चुका है, रिलेशन बिटवीन, 11 का क्वेश्चन अगर बोलूं, देखिए 11 का ए क्या क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम। तो D/D ये ग्रेटर देन 1 आया था, जहां पर D क्या है, D है हमारा रियल डेप्थ और ये स्मॉल d है अपरेंट डेप्थ, समझे, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ये हो गया है म्यू। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट प्रूफ है d1/μ1 प्लस d2/μ2, ये प्रूफ भी कैसे होगा, जब इसका मतलब क्या है, इसका प्रूफ भी देखिए 11 का बी स्क्रीन के ऊपर तो क्वेश्चन आ रहा है। तो ये क्या बोला है, ऐसा करके लिक्विड है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका दोनों लिक्विड है, इसका हाइट है d1, इसका हाइट है d2। तो मेरा जो इधर स्मॉल d होगा, इट इज कैपिटल D, मतलब नहीं स्मॉल d क्या बोल रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन होगा तो हमारा d का मतलब क्या हो जाएगा, d/μ हो जाएगा। ये हमारा आ रहा है, इधर से एक्सप्रेशन आ रहा है, तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोले, d1/μ1 प्लस d2/μ2 ये आ रहा है। तो ये कैपिटल D इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल D एक बार हमारा हो जाएगा, हमारा जो कैपिटल D होगा, कैपिटल D एक बार हो जाएगा d1, एक बार हो जाएगा d2। तो व्हेन द वेसल्स अपरेंट डेप्थ, तो हम ये d तो अपरेंट डेप्थ है, ये स्मॉल d क्या है, स्मॉल d तो अपरेंट डेप्थ है। तो ये तो आप लोग का बुक में तो प्रूफ है, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। तो पहला जब मेरा D होगा, तो मेरा जब मतलब टोटल अपरेंट डेप्थ, तो पहला वाला केस क्या होगा, जो पहला वाला केस 1 D डैश क्या होगा, d1/μ1, क्योंकि ये d1 क्या है, रियल डेप्थ, d1 है रियल डेप्थ, और केस 1 में हुआ, केस 2 में क्या होगा, d डबल डैश दैट इज d2/μ2। ये d2 क्या है, फिर से रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ है, ये रिलेशंस का एक्सटेंशन ही मैं कर रहा हूँ।
तो एपरेंट डेप्थ मेरा टोटल कितना हो गया, टोटल एपरेंट डेप्थ डी डैश प्लस डी डबल डैश क्या होगा, d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2। प्रूफ्ड, ऑलरेडी प्रूफ्ड, समझे? ऐसे करके हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। डन। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसका और 11 का और रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट हमने कहाँ पढ़ा था, रमन इफेक्ट, अरे रमन इफेक्ट एक्सरेस का बात पढ़ा था, रेले स्कैटरिंग फिर रमन स्कैटरिंग, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, रमन इफेक्ट में मैंने कुछ दिन पहले साइंस डे में भी एक वीडियो छोड़ा था। रमन इफेक्ट में मैं रमन कहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जब वापस आ रहे थे अपने लंदन से मीट करके ओशन का पानी उठाया था, ग्लास में देखा था कि एनर्जी लॉस होता है, तो वहां से हम देखे थे आइसोट्रोपिक लाइन्स और ऐसे सब हमने स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक लाइन सब पढ़े थे रमन इफेक्ट में। उसको थोड़ा अच्छा से सजा के लिखना था, ये वाला आप लोग का बुक में मिल जाएगा। तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल है ये मैं कर देता हूँ, 11 का और का बी। ये न्यूमेरिकल भी डिस्पर्सिव पावर मैंने पढ़ाया था, कहाँ पर पढ़ाया था, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, वहाँ पर डिस्पर्सिव पावर पढ़ाया था, उसका ही ये वाला प्रॉब्लम है, देख रहे हैं। थोड़ा अगर बच्चे डिटेल्स में पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड करके पढ़ना पड़ेगा, समझे? तो क्वेश्चन है 11 का और का बी, 11 का और का बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फील्ड ग्लास ऑफ वायलेट एंड रेड कलर्स। तो वायलेट का बोला है 1.662 और रेड का बोला है 1.644 ये बोला है, और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बोला है, 10 डिग्री बोला है। वेरी गुड। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर एंड एंगुलर डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सिव पावर के लिए पहले हमें एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, जिसे म्यू बोलते हैं, दैट इज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। तो म्यू वी क्या हो जाएगा, 1.662 प्लस 1.644 बाई 2 ये होगा। तो इसको करने से कितना होता है, देखिए इसको करने से 4 2 = 6, 4 6 10, 6 6 12 13, 3.306 बाई 2 दैट इज, तो इसको करेंगे कितना होगा, 2 1 = 2, 13 2 = 12, 1 2 5 = 10, 1.653 आ रहा है, ये म्यू आ रहा है एवरेज। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला याद आ रहा है, डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग में हुआ था पढ़ाना, ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला था, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। तो ये वाला क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर मतलब 1.662 1.644 बाय 1.653 माइनस 1। तो इसको दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 644, इसको माइनस करेंगे तो 0.018 बाई 0.653, ये जो आएगा सॉल्यूशन करके आप लोग आंसर लिख लेना। ये है डिस्पर्सिव पावर। इसके साथ क्या क्वेश्चन है, डिस्पर्सिव पावर हो गया, इसके साथ है कैलकुलेट एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर डिस्पर्सन याद आ रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज 1.662 माइनस 1.644 इंटू 10 डिग्री, दैट इज 0.018 इंटू 10, दैट इज 0.18। ये क्या है हमारा 0.18 इज एंगुलर डिस्पर्सन, यह है हमारा एंगुलर डिस्पर्शन। तो क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं, ये भी हम लोग का हो गया 11 का और, तो हमारा मिल गया एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर। इसके बाद 12 का क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा चेंज व्हेन स्लिट विथ इंक्रीज। तो रिलेशन क्या है देख लेते हैं। तो एंगुलर बोला है तो हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले, ये डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से है, बोला है हाउ डज एंगुलर विथ। तो एंगुलर विथ जो हमारा है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 थीटा से। तो केस 1 क्या है, स्लिट विथ के साथ कैसे रिलेशन है, स्लिट विथ के साथ, तो स्लिट विथ के साथ हमारा रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहां पर डी है स्लिट विथ। तो पहला ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पहला क्वेश्चन है स्लिट विथ डिक्रीज। तो इफ स्लिट विथ इज डिक्रीज्ड देन एंगुलर विथ क्या होगा, एंगुलर विथ इंक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बच्चों, तो ये डिक्रीज होता है तो इंक्रीज करेगा,
उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज, तो इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ भी एंगुलर विड्थ का इनवर्सली रिलेशन है। तो ये क्या है, डी है। डी क्या है ऑप्शन हमारा, जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज बोला है डिक्रीज बोला है, क्वेश्चन बोला है इंक्रीज। तो अगर डी इंक्रीज करेगा, अगर डी इंक्रीज करेगा तो 2 थीटा क्या करेगा, डिक्रीज होगा। इजी क्वेश्चन, पहला वाला में डिक्रीज इंक्रीज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट किसके साथ पूछा है रिलेशन, लास्ट पूछा है हमारा इफ स्मॉलर वेवलेंथ इज यूज्ड, तो वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ अगर स्मॉलर होता है तो 2 थीटा हमारा होगा हायर। गॉट माय पॉइंट। तो ये है कुछ हमारा रिलेशन, तो समझे। तो 12 हो गया। तो इसके बाद हमारा 13 का 12 का और रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, ये तो बुक में मिल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ डज रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट डिपेंड, ये भी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। राइट डाउन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सब कुछ ऑलरेडी है, तो ये बुक में मिल जाएगा, मेरे चैनल में भी मिल जाएगा। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो जो ग्राफ, ये ग्राफ भी आप लोगों को मैंने कराया था, ऐसा टाइप का ग्राफ याद आ रहा है, जो हमारा ऐसे करके जो ग्राफ जा रहा था, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक ये वाला ग्राफ ये भी है ऑलरेडी, देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट करूंगा अभी 14 का जो प्रॉब्लम है, 14 का ए, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो ये करेंगे हम 14। बाकी तो सब कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ। तो 14 का ए क्या है, एनर्जी फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो E1 बोला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या, -RCH/n², जहां पर R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, हमें इसी को निकालना है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये अगर En के सफिक्स में दिया है तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर हमारे पास E1 है तो क्या होगा, -RCH/1², तो E1 क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मुझे पहले जूल्स में करना पड़ेगा, तो क्या होगा, -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो 1.6 10⁻⁻19 इक्वल्स टू -R। C का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸। H का वैल्यू कितना है, प्लैंक कांस्टेंट 626 10⁻34। तो यहाँ से हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3 10⁸, 6.626 10⁻34। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा किसमें, मीटर इनवर्स में। तो मेरे पास अभी इतना कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्मूला आप लोगों को मैं बोल दिया, इसको जो आंसर होगा मीटर इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 का हो गया। तो ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, मार्क द ट्रांजिशन, ये तो आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल ऐसे करके बना दीजिएगा। एक तो पहले न्यूक्लियस बना के एनर्जी लेवल ऐसे करके बना दीजिएगा, हाइड्रोजन ऊपर से जाए, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी एमिटेड हो जाएगा। तो ऐसे करके बना लीजिएगा, ये भी मैंने टेक्स्ट जब पढ़ाया था थ्योरी उसमें डिस्कस किया था, बुक में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हो गया, ड्रॉ द डायग्राम टू शो वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, ऑलरेडी डिस्कस, ये भी है। ये जो ऐसे करके जो हमारा जो ग्राफ आया था, ऐसा टाइप का ग्राफ, इधर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इधर है हमारा मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर है हमारा मास नंबर। ऐसा टाइप का जो ग्राफ आया था, ये भी मैंने जब आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी और जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया था उसके अंदर ये वाला था। व्हाई डू लाइटर न्यूक्लियाई अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटर न्यूक्लियाई क्यों फ्यूजन करता है, इसलिए करता है क्योंकि जो अगर मेरा हेवियर न्यूक्लियस होता है, हेवियर न्यूक्लियस क्या करता है, फिजन। क्वेश्चन है लाइटर न्यूक्लियाई, ये मैंने जब फ्यूजन और फिजन पढ़ाया था तब मैंने बोला था, ऑलरेडी मेरे चैनल में आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी में आप लोग को मिल जाएगा, मैंने जो पढ़ाया था। लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन क्यों करता है, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन क्यों करता है, लाइटर न्यूक्लियाई इसलिए फ्यूजन करता है क्योंकि अगर हेवियर न्यूक्लियस होता है, अगर हेवियर न्यूक्लियस होता है, हेवियर न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या हो जाता है, ब्रेक्स डाउन हो जाता है, खुद अपने आप ब्रेक्स डाउन हो जाता है, और क्या हो जाता है उसके अंदर, फिजन हो जाता है। क्या,
फिजन, मतलब यूरेनियम एक हायर न्यूक्लियस है, ये ब्रेक हो जाता है दो तो पार्टिकल्स में, मतलब यूरेनियम है दो तो अलग अलग पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, इसलिए फिजन होता है। लेकिन दो अगर लाइटर न्यूक्लियर है जैसे हाइड्रोजन, दोनों कंबाइन होकर हीलियम हो जाता है, तो ऐसे टाइप को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। तो हेवियर न्यूक्लियस पहले क्या हो जाएगा, फ्यूज होने से पहले, फ्यूजन का मतलब फ्यूज मतलब थोड़ा कंबाइन हो जाना, लेकिन हेवियर न्यूक्लियस फ्यूज होने से पहले खुद ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसलिए हेवियर न्यूक्लियस में कभी फ्यूजन नहीं होता, इसलिए लाइटर न्यूक्लियस में ही हमेशा फ्यूजन होता है। तो ठीक है, फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंडिकेट द एनर्जी एंड बैंड डायग्राम डोनर एंड एक्सेप्टर, बुक का टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर जंक्शन डायोड, ये भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमारा जो किया था डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का उधर है आप लोगों को। व्हाट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, इजी क्वेश्चन, बोलने की जरूरत नहीं। सर्किट डायग्राम, बायसिंग एक्सपीरियंस एक्शन ऑलरेडी डन। और एनपीएन ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर जंक्शन, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एम्पलीफायर जंक्शन आप लोगों को पता है। वाई द आउटपुट एंड इनपुट रिमेन आउट ऑफ फेस फॉर द एम्पलीफायर, ये भी बुक में है। लॉजिक सिंबल ऑफ ऑर गेट ट्रूथ टेबल, अरेंजमेंट ऑफ गेस यूजिंग जंक्शन डायोड्स, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, पूरा टेक्स्ट बुक से उठा के क्वेश्चन दे दिया है, सब कुछ को आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्रुप डी देखें, करंट डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट से दिया है, ऑब्वियसली यू गॉट दिस। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर टर्म्स ऑफ डेंसिटी चार्ज कैरियर्स, रिलैक्सेशन टाइम, तो ये भी आप लोगों को मैंने करवाया था, इलेक्ट्रिक करंट का मेरा जो लेक्चर है उधर ही आप लोगों को ये वाला डेरिवेशन मिल जाएगा। और ये जो ईएमएफ के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इंटरनल ईएमएफ के साथ इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना, ये भी मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आप लोगों को पढ़ाया था, बुक में मिल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मेरे वीडियो से देखिए, मैं व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि उधर मैंने बहुत ही ईजी वे में आप लोग को समझाया था। तो मेरे एक चैनल में जाके आप लोग इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12 का लेक्चर सीरीज ढूंढ सकते हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, वहाँ पर ये तीनों का सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी करा के रखा था। सेम मेरा जो लेक्चर था वहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा लेक्चर से उठा के दिया, मतलब आप लोग को उधर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर भी मैंने पढ़ाया हूँ, सब कुछ आप लोग अगर मेरा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट देखते हैं हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। कंपेयर ईएमएफ प्राइमरीज के लिए हो जाएगा। मैं सिर्फ एक किरचॉफ्स लॉ का मैं प्रॉब्लम करके देता हूँ। तो सब 17 का सी, 17 का सी ये क्या है, ग्रुप डी। तो 17 का सी का हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। ग्रुप डी 17 का सी, ये किरचॉफ्स लॉ प्रॉब्लम क्या दिया है, किरचॉफ्स लॉ अगर थ्योरी भूल गए तो है मेरे चैनल में, आपके लिए ही है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये क्या है, 20 ओम, 40 ओम, 40 वोल्ट, 80 वोल्ट, 20 ओम, I2, I1, I3 ऐसा अरेंजमेंट है। तो वैल्यू ऑफ I1 इन द गिवन नेटवर्क, तो हमें किरचॉफ्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो मैं अलग अलग लूप कंसीडर कर लेता हूँ, A B C D E F। तो किरचॉफ्स का दो लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, नोड लॉ। नोड लॉ में हम लोग बोलते हैं करंट जो निकल रहा है वो समेशन है। तो अप्लाइंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ इन D, इस पॉइंट में अगर हम लोग किरचॉफ का करंट लॉ यूज करते हैं तो क्या होगा, I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये वाला होगा किरचॉफ करंट लॉ। मैं अगर डी पॉइंट में यूज करूँ I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देके रखता हूँ। अभी हम लोग अप्लाइंग करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इन लूप ABCDA। इस लूप में अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो 20 क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव होता है, भूल जाएगा तो मैं याद करवा दे रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ में अगर क्लॉकवाइज में कुछ होता है तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में होगा नेगेटिव। तो 20 I1, उसके बाद देखिए 40 I3, दोनों ही क्लॉकवाइज हो रहा है तो 40 I3, और ये भी ईएमएफ भी जो बैटरी का सोर्स है वो भी क्लॉकवाइज है तो 40। तो देखिए I1 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। और एक तो लूप क्या है, ये वाला DCFE, अप्लाइंग KVL इन लूप
DCFED, इस लूप में अगर मैं KVL यूज करूँ तो क्या होगा, देखिए इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो -40I3 देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिर इधर से भी करंट जो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, -20I2 इक्वल्स टू -80, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज से जा रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा 2I3 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या होगा, 20 से कर देने से ये हो जाएगा 480 है, तो देख पा रहे हैं, एक मिनट -80, इसके लिए -80 माइनस, देखिए इधर दो तो एक तो इस तरफ से आ रहा है, एक तो इस तरफ से जा रहा है, तो इस तरफ का जो 80 है ये मेरा क्या है, ये जो 80 है देखिए ये 80 मेरा क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा नहीं 80 मेरा क्लॉकवाइज हो रहा है, मैं थोड़ा गलत, 80 क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन 40 मेरा इसमें क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या होगा 80 प्लस 40 हो जाएगा। तो मैं ओवरऑल इसके रेस्पेक्ट में अगर करूं तो इधर माइनस माइनस प्लस, तो इधर मेरा होगा -40, तो इधर का 2I3 प्लस I2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 2I3 प्लस I2 इक्वल्स टू 2। अरे देखिए ना इधर से 40 आ रहा है तो -40I3, इसमें इधर में क्या जा रहा है 20 -20I2, तो इसके लिए -80 प्लस 40, -80 प्लस 40 तो कितना -40, तो 20 से करेंगे तो 2 2 2 ऐसा आएगा, ठीक है समझ पा रहे हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं, तो समझे ये KVL यूज करके हमारा लूप आ गया है। अभी हम लोग करेंगे 2 - 3, अगर करते हैं देखिए 2I3 कट गया, क्या रहेगा I1 माइनस I2, 2 - 2 0, ये आएगा, I1 माइनस I2 0 आएगा। तो मैं इसको और इसको अगर सॉल्व करूं तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ क्या मिल रहा है, I1 इक्वल्स टू I2 मिल रहा है, ये इक्वेशन नंबर मैं 4 देता हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन में बिठा दूँ तो मेरे को I1 आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आएगा, I1 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 2, तो दैट इज I1 प्लस 2I3 मतलब 2, I3 का मतलब क्या है, अभी देखिए I3 का मतलब क्या है, I3 का मतलब I1 प्लस I2, तो मैं देख पा रहा हूँ I3 का मतलब है I1 प्लस I2, अभी I1 इक्वल्स टू I2 है तो दोनों सेम हो जाएगा, दैट इज 2I1 प्लस 2 इंटू, तो 2I3, लेकिन I3 कुछ 2I1 तो क्या है डायरेक्ट 4I1 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से I1 क्या आ जाएगा 2/5 एम्पियर, तो यही क्वेश्चन था, तो I1 का आंसर क्या आ गया 2/5 एम्पियर, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारे पास इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है। तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल डायग्राम ऑफ AC जनरेटर। AC जनरेटर का लेवल डायग्राम आप लोग को बुक में तो मिल ही जाएगा, आप लोग इलेक्ट्रिक डायनामो खोल लेना, अल्टरनेटिंग करंट में डायनामो के उधर आप लोग AC जनरेटर मिल जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर EMF जनरेटेड इन AC जनरेटर, EMF याद आ रहा है, BIA NBIA मैंने जब पढ़ाया था, ये भी बुक में मिल जाएगा। मैं ये वाला प्रॉब्लम करवा देता हूँ, 18 का C वाला प्रॉब्लम करते हैं, 18 का C, बाकी दो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आप लोग को बुक में मिल जाएगा। तो 18 का C, सो 18 का C देख लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कॉन्टेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी बोला है 600, सेकेंडरी का टर्न्स कितना बोला है 25। उसके बाद प्राइमरी कॉइल ट्रांसफॉर्मेटर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट मेन, तो प्राइमरी का है 240 वोल्ट मेन ये दिया है, और क्या बोला है, और प्राइमरी का ही करंट बोला है 15 एम्पियर बोला है। कैलकुलेट करंट इन सेकेंडरी कॉइल, हमें निकालना है IS निकालना है, और निकालना है एवरेज पावर इन द आउटपुट सर्किट, दैट इज सेकेंडरी में पावर, ये हमें दोनों चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है सबसे पहले रिलेशन हमें क्या पता है, NS/NP इक्वल्स टू VS/VP। ये रिलेशन हमें ट्रांसफार्मर पढ़ाने का टाइम आप लोग को बार बार पढ़ाया था, AC करंट में ट्रांसफार्मर के टाइम ये वाला बार बार बोला था। तो VS क्या हो जाएगा NS/NP इंटू VP, तो NS क्या होगा, NS है 25, NP क्या है 600, VP क्या है, VP है हमारा 240, सो 6 × 4 6 × 10 दैट इज 100/10 दैट इज 10 वोल्ट्स। तो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स का पोटेंशियल क्या आ गया 10 वोल्ट्स। तो अभी हमें क्या चाहिए, IS चाहिए हमें, और क्या रिलेशन पता है, VS/IS इक्वल्स टू VP/IP। तो हमारे पास IS क्या हो जाएगा VP/IP
VS, तो VP क्या है, VP है हमारा, VP है 240, IP क्या है, IP है 15, VS क्या है 10 वोल्ट्स, दैट इज 24 इंटू 15, ये जितना एम्पियर आएगा इतना एम्पियर हमारा सेकेंडरी सोर्स का करंट है। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है 24 इंटू 15। ये मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। और क्या पूछा, पावर पूछा है, तो PS तो सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज VS IS। तो VS क्या है, VS हमारा निकला है 10, तो 10 इंटू 24 इंटू 15, तो जो आएगा, इसको मुझे जितना लगता है ये मेरा 360 एम्पियर ही होगा, जितना मुझे लग रहा है, कैलकुलेट करके यही होगा। और ये वाला होगा 3600 वाट्स, ये होगा, ये लग रहा है क्योंकि 24 इंटू 15 वही होगा, मुझे जितना संभव लग रहा है। आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो ये वाला आंसर हो गया 18 का C। उसके बाद देखिए रिलेशन μ2/v μ1/v, ये ऑप्टिक्स का मेरे लेक्चर में जाइए। ऑप्टिक्स का जब मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, ये सबसे पहले ये था रिफ्रैक्शन में जब पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन टू स्फेरिकल मीडियम, ये वाला प्रूफ सबसे पहले था, उधर आप लोग को ये मिल जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला का भी प्रूफ ऑप्टिक्स के लेक्चर्स में मेरा अवेलेबल है, दोनों बुक में भी मिलेगा, मेरे लेक्चर्स में भी मिलेगा। फिर फ्रिंज विथ किसे कहते हैं, उसका और का क्वेश्चन, ये तो आप लोग को पता है। प्रूफ दैट विथ फॉर फ्रिंज ब्रिजेस इज सेम एज दैट डार्क एंड लाइट। तो फ्रिंज विथ बीटा d λ/d, ये ब्राइट में भी ये होगा, डार्क में भी ये होगा। ये आप लोग को दोनों फॉर ब्राइट केस में निकालना और डार्क केस में निकालना, दोनों के लिए देखना सेम हो जाएगा d λ/d, और इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा। और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हमारा डिफ्रैक्शन में हमारा चेंज होता है, इंटरफेरेंस में चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, डिफ्रैक्शन में मेरा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो मैक्सिमा होता है, लेकिन धीरे धीरे कमता रहता है, धीरे धीरे कमता रहता है, समझे। ये मेरा क्या हो गया डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस में क्या होता है, हर एक का विड्थ हमारा सेम होता है। इंटरफेरेंस में हर एक का विड्थ हमारा सेम होता है। अगर ये मेरा सेंट्रल है तो हर एक का विड्थ मेरा सेम है। ये क्या है, इंटर डिफ्रैक्शन, ये है इंटरफेरेंस। इधर मैं अगर बोलूं मेरा डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है वो अलग है। इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये 0.5 d λ/d, ये होगा -0.5 d λ/d। ये क्या होगा, ये हमारा सबसे पहले वाला क्या होगा d λ/d, ये लगा -d λ/d। ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंस आप लोग को मिल जाएगा, ये बुक में भी मिलेगा, मैं भी बोल दिया डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के बीच में रिलेशन। तो यहीं पर आप लोगों का क्वेश्चन का एंड होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरा क्वेश्चन एंड होता है। तो मैंने पहला पार्ट का जो क्वेश्चन था उसमें MCQ और 1x4 जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। आज मैंने यहाँ पर ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग समझे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चों का कहीं पर कुछ डाउट्स रहता है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और क्लासेस में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस और थैंक यू।